तो बाबा साहब ने कहा संगठित हो, हम लोगों ने ताबड़तोड़ संगठन बना दिए और पता नहीं मेरे जैसे कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के अलग अलग गली में मोहल्ले में खड़े हो गए। कहने को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिले में भी 4 लोग मुश्किल से हैं। ऐसे राष्ट्रीय संगठन है, आप सब लोग वाकिफ हैं। तो बाबा साहब के बात को समझने में कहां कहां भूल चूक हुई, कुछ रतन लाल जी बता पाए, एक बात हम बता दे रहे हैं कि उन्होंने कहा संगठित हो, हमने संगठन बनाना शुरू कर दिया। हमने भी संगठन बनाया, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ऑन कैमरा आज मैं बता रहा हूं कि संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ी। अभी जो बात हो रही थी कि जिस SC ST OBC जिसको बहुजन भी कहा जाता है, उस बहुजन के आधार पर, उस बहुजन कंसेप्ट के आधार पर राजनीतिक दल बना इस देश में। क्या इस सदन में बैठे हुए जितने लोग हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं कि जो राजनीतिक दल बहुजनों के नाम पर बना पूरी ईमानदारी से काम किया बहुजनों के लिए, SC ST OBC समाज के लिए? कहीं दिक्कत रही होगी, कहीं तो दिक्कत रही। ऐसा तो नहीं है हमारी बड़ी बहन गीता काकरान जी मुजफ्फरनगर से आई हुई, इन्होंने काम किया है, कहीं तो दिक्कत होगी, कहीं तो दिल दुखा, कहीं तो दिल टूटा। अभी जो मैं ज्यादा इतिहास में न जाकर अभी जो बुनियादी सवाल हैं आज की तारीख के, जो बड़े बुनियादी सवाल हैं, उस पर बात करता हूं। आप बताइए आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं? लगभग बचा है आरक्षण, कहीं थोड़ा बहुत, जो जैसे किसी बर्तन को खाली करते हैं तलछटी में जो थोड़ा बच जाता है, वही बच गया आरक्षण। बाकी कहीं आरक्षण है नहीं, कहीं नहीं रह गया आरक्षण। क्यों? समझते हैं बात को, क्यों खत्म किया आरक्षण? जो बात मैं अपने हर भाषण में कहता हूं, हमेशा कहता हूं, आरक्षण इसलिए खत्म किया गया क्योंकि आपके शरीर पर अच्छा कपड़ा आ गया है। आरक्षण इसलिए खत्म कर दिया गया है क्योंकि अभी हमारे साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई की तरह हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज चक जी ने बड़ी शानदार कार खरीदी। आप समझिए ना, अभी रतनलाल जी क्या कर रहे थे, हमारे पुरखे बाप दादा क्या करते थे, उनके मजदूरी करते थे। मेरे बाबूजी भी रेलवे में 4th क्लास कर्मचारी थे, दादा रेलवे में 4th क्लास कर्मचारी हुए, उनके ऊपर वाले दादा भैंस चराते थे। किसी के बाप दादा चमड़ा छिलते थे, जूता सिलते थे, दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे, और क्या करते थे? यही करते थे ना। तो आरक्षण ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब ये आरक्षण को खा गए, लगभग खत्म। निजीकरण के आरक्षण को सीधे खाया। निजीकरण के रास्ते आरक्षण खत्म करना तो ज्यादा अच्छा माना जाता है ना, क्योंकि उसके ऊपर विकास का कमीज पहना दिया जाता है। जैसे हमारे बड़े भाई ने बेंडी पहन रखी है, तो कमीज है ब्लैक, ऊपर से ब्राउन कलर की बेंडी है। तो निजीकरण वही है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए उसके ऊपर विकास का कमीज पहना दिया गया है। आसान होता है उन लोगों के लिए आरक्षण के खिलाफ तर्क रखना जो रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो जब रिजर्वेशन खत्म होना शुरू हुआ, चाहे हमारे तो अधिकांश कर्मचारी बैठे हुए, जब रिजर्वेशन खत्म होना शुरू हुआ तो बहुत सारे संगठन बने, लड़ाइयां लड़ी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई बेईमानी से लड़ी गई, लड़ाई लड़ी गई। कोई लड़ाई हो सकता है किसी जमाने में बहुत ईमानदार रही होगी, इस बात पे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सबसे दुष्कर कार्य है, वो दुष्कर कार्य ये है कि इस लड़ाई के नाम पर, आरक्षण को बचाने के नाम पर, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई के नाम पर, जो हमारे सरों को, बिहार में सर को कहते हैं मुंडी, मुंडी समझते हैं ना आप लोग, ये धड़ से ऊपर, इसको सर, गर्दन के ऊपर मुंडी कहते हैं। ये जो आरक्षण को बचाने के नाम पर जो हमारा सर बेचा गया, मुंडी बेचा गया, जो संगठन बने आरक्षण बचाने के नाम पर, संगठन क्यों बने कि आरक्षण बचाएंगे, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संगठन इसके नाम पे बन गए।
और किया क्या गया, उस कार्यक्रम के नाम पर इस तरह लोगों को इकट्ठा किया गया और इस तरह लोगों को टोकरी में ले जाकर कभी भाजपा के दरवाजे पर पहुंच गए, SC ST OBC ले लो, SC ST OBC ले लो, SC ST OBC ले लो, भाजपा के दरवाजे पर टोकरी लेकर पहुंच गए, कभी वहां आपको बेच दिया। कभी कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंच गए, SC ST OBC ले लो, SC ST OBC ले लो, वहां जाकर टोकरी रखी और आपको औने पौने बेच दिया। संगठनों ने यह किया है। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन आज मैं इस सदन से यह वादा जरूर करता हूं कि कभी आपका यह जो विश्वास है हमारे संगठन के ऊपर, आपका यह जो विश्वास है मेरे ऊपर, डॉक्टर ओम सुधा कभी आपको टोकरी में लेकर कभी भाजपा और कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं बेचेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, इस बात की गारंटी मैं सदन में ले रहा हूं, ऑन कैमरा ले रहा हूं। कभी आपको तरकारी बनाकर मैं नहीं बेचने वाला हूं। समाज के लिए हम बहुत लोग शिकायत करते हैं कि समाज, अरे समाज के लिए इतना किए, समाज ने क्या किया क्या। मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा अपना अनुभव कहता है कि समाज को हमने एक किया है तो समाज ने मुझे लौटाकर 1 लाख दिया है। आज चाहे जिस भी स्थिति में हम हैं, चाहे हम अगर हम बैंक में नौकरी कर रहे थे, बहुत अच्छा बैंकर होते, आप बताइए देव भाई, जो समाज से मुझे यह सम्मान मिल रहा है, यह सम्मान मिलता? इस समाज ने दिया है, ये देने वाला समाज है और अपने लोगों को यह समाज हथेली पर रखता है। मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई फाइनेंशियल नहीं, हम IAS IPS नहीं रहे हैं, हम कहीं कोई विधायक सांसद मंत्री नहीं रहे, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कराना क्यों कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? मेरे पीछे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है। इतने लोग बैठे हुए सभा में, आप बताइए कितने लोग ब्लैंक पैसा हमको देते हैं? बताइए कि कोई आरोप लगे कि ओम सुधा को 1 लाख दे रहे हैं। कैसे करते हैं कार्यक्रम? इसी समाज की बदौलत। हमको जरूरत होती है, मेरी बहन है निशा बुराक, बड़ी बहन है, उनके भरोसे करते हैं। मेरे डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं, अनिल मेश्राम जी हैं, राम कुमार जी हैं, जनरैल सिंह जी हैं, मेरे साथी है ना, उनको कहते हैं कि खाने में इतना पैसा लगेगा। खंडा जी किधर हैं? खंडा जी को कहते हैं, खंडा जी कैसे होगा? खंडा जी कहते हैं सर मैं भेजता हूं। निर्मल मलिक जी बैठे हैं, सर कैसे होगा निर्मल जी, ये इंतजाम हो गया, बैनर पोस्टर का कैसे होगा? सर मैं भेजता हूं, मेरे पास आएगा, अभी पैसा भेजता हूं। समाज यह विश्वास दिखाता है। समाज के लिए ईमानदारी से जब लड़ाई कोई लड़ता है ना, तो समाज पीछे नहीं करता है, समाज ऐसे हथेली पर लेकर चलता है। इस समाज पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। मैं कभी इस बात की आलोचना नहीं करता। यही समाज सम्मान भी देगा, यही समाज पैसा भी देगा और यही समाज कुर्सी भी देता है। और जब हमको गाली ही देना होगा ना, बहुत लोग, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ना मैं मायावती जी की आलोचना करता हूं, न मैं चंद्रशेखर भाई की आलोचना करता हूं, न मैं उदित राज जी की आलोचना करता हूं, न और कोई जितने समाज के नेता हैं, किसी की आलोचना नहीं करता हूं मंच से। खास तौर पे नहीं करना है भाई ना, दुश्मन आपको तय करना पड़ेगा। आपको दोस्त तो आप तय कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन भी तय करना पड़ेगा। लड़ना किससे? सबसे लड़ जाएंगे। बीजेपी भी खराब है, कांग्रेस भी खराब है, पक्ष भी खराब है, विपक्ष भी खराब है, दुश्मन भी तय करना पड़ेगा। अगर हमको लड़ना होगा, मेरे ऊपर इतने 26 मुकदमे, 26 FIR है मेरे ऊपर, लड़ना होगा तो जो मेरा आरक्षण खा रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। लड़ना होगा तो जो ताबड़तोड़ निजीकरण करके हमारे पेट पर, हमारे आत्मसम्मान पर, हमारे नौकरी के अवसर पर हमला कर रहा है, उससे लड़ेंगे। लड़ना होगा तो हम दुश्मन तय करेंगे कि कौन हमारे बौद्ध धर्म के खिलाफ है। साथियों, बड़ा दिलचस्प, एक तो सामाजिक जो आंदोलन है उनके लिए जो है स्थिति बड़ी गंभीर है। हमारे जितने पिछले 7, 8, 10 साल के एक दशक में जितने गजेंद्र भाई
आप गजेंद्र भाई तो मेरे दोस्त हैं, समझिए हमारा खून टाइप का रिश्ता है, हमने साथ काम किया है नेशनल दस्तक में। गजेंद्र भाई आप बताइए, आपने इतने आंदोलनकारियों को कवर किया है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं बीते एक दशक में, जितने यूट्यूब वाले भाई हैं, आप बताइए क्या वो आंदोलन जो एक बना था लोगों का ग्रुप, जो 20-25 लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण किया, क्या आप बच पाए? अब वो आवाज है जो आरक्षण के लिए निकलती थी, निजीकरण के खिलाफ निकलती थी? नहीं है, कमजोर हो गई वो आवाज, कमजोर हो गई। आप समझिए क्यों कमजोर हो गई। जिस वजह से वो आवाज कमजोर हो गई वही वजह है कि मुझे इस संगठन को बनाने के लिए पहल करने की जरूरत पड़ी। और मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जब इस संगठन की नींव रखी तो मेरे साथ नींव का पहला ईंट रखने के लिए एक नहीं, डॉक्टर निशा बुराक, डॉक्टर विनोद कुमार, हमारे भाई नीरज चक जी, बीर सिंह दीपक जी, सुधीर खांडा जी, ऐसे और इनसे आप कोई राजनीतिक उम्मीद मत करिएगा। ये ठेठ अम्बेडकरवादी हैं। और जिस दिन अगर ओम सुधा बेईमानी करने पर उतर आया ना अपने मिशन से, उस दिन सबसे पहले ये मुझे दुत्कारेंगे। हमारे बड़े भाई हैं अनिल मेश्राम जी, मिशनरी हैं, इनको कोई मतलब नहीं। नीरज चक जी मिशनरी हैं, जहां जुड़े, जहां तब जुड़े जब लगा कि यहां हमारे समाज का भला होगा। क्या कमी है नीरज चक जी को, क्या कमी है जो यहाँ अपना तेल जला के, पसीना जला के आए हैं रात भर ट्रेन में बैठ के? क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? निशा जी लोगों को लेकर आ रही हैं, लोगों से क्या जरूरत है? लोगों को वर्मा जी आए हैं, क्या जरूरत है? यह लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, अंबेडकरवाद की लड़ाई। यहां बेईमानी नहीं चलता है, और बेईमानी करेंगे ना तो यही समाज लात भी मार देता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। इसी के बीच मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूं कि जो समाज आपको कभी माथे पर बिठाता है वह समाज आपको लात भी मार सकता है, मिशन से बेईमानी करता है। और मैं समाज से अपील करता हूं कि जिस दिन डॉक्टर ओम सुधा ने मिशन से बेईमानी की, आप मुझे भी थप्पड़ मारिए, मेरा कॉलर पकड़ के पूछिए कि ओम सुधा, जब तुम्हारे संगठन को तुमको कोई जानता नहीं था, हम तुम्हारे साथ खड़े थे, समाज तुम्हारे साथ खड़ा था। बेईमानी से यह मिशन किसी पैसे से खड़ा नहीं हुआ है, यह मिशन सिर्फ ईमानदारी से खड़ा हुआ है, डेडिकेशन से खड़ा हुआ है। और ऐसा बहुत कम होता है। कितने आप, अभी संगठन हमारा बनाया हुआ साल भर लगभग नहीं हुआ निशा जी, साल भर भी नहीं हुआ है। 6 महीने में हम दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। अगर नीरज चक जी नहीं होते, भाई रवि मुखी जी नहीं होते, बीर सिंह दीपक जी नहीं होते, निशा जी नहीं होती, भाई ब्रिजेंद्र जी, हमारे विजेंद्र जी नहीं होते, हो पाता क्या? यह टीम जो मुझे आज मिली है, यह ईमानदारी से लड़ाई लड़ने से मुझे यह फल मिला। अगर केस मुकदमा मुझे मिला है तो मुझे यह टीम भी मिली है, जो इतने भाइयों का जो है सहयोग हमको मिला है। बैंक में मैनेजर हैं हमारे राम कुमार जी खगड़िया से, कहाँ कार्यक्रम है सर आ जाएं। सैलरी नहीं मिली है, कर्मचारी सैलरी नहीं मिली है, किसी से उधार लेकर आके देंगे, लेकिन कार्यक्रम में 5,000 10,000 सर कितना देना है पूछेंगे, सर कितना हम दे दें, अभी थोड़ा दिक्कत है, अभी बोले थोड़ा हेल्थ इश्यू है, लेकिन कुछ ना कुछ देंगे। ऐसे चल रहा है मिशन। और ये मिशन आप समझिए चलेगा। और जो लड़ाई कमजोर होती दिख रही है, ये लड़ाई कमजोर ऐसे लोगों की बदौलत जो है, यह लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी। तरह तरह का छलावा का दौर है। आप देखिए ना, मैंने एक बात कही थी, अभी जैसे कहते हैं ना, अभी थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा आजकल थोड़ा कम हो गया। वोट चोरी पर भी आएंगे, ईवीएम पर भी आएंगे। हम हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जरा कमजोर हुआ। नीरज जी भूख लगी, खाना आ गया है, थोड़ी देर में खाएंगे हम लोग। तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा कमजोर हुआ है। क्यों कमजोर हुआ है? क्योंकि हम जैसे लोग कहीं न कहीं किसको हिंदू के नाम पे किसको चढ़ाते बढ़ाते हैं। कोई बाबा जी को, ब्राह्मण पंडा को चढ़ाता है, हिंदू के नाम पे जो है SC OBC को उल्लू बनाता है कि जो है तुम्हारा दुश्मन देखो मुसलमान है। हमसे पूछा तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, कोई पूछ दे, हम कहे कैसे है हमारा दुश्मन मुसलमान? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब चावदार आंदोलन उनके साथी कर रहे थे और चावदार से आंदोलन करके लौट रहे थे, उस समय जो है
जो कथित रूप से हिंदुत्ववादी हैं, उन्होंने हमला कर दिया कि जो है क्यों जो है ये अस्पृश्य अनटचेबल्स शूद्र दलित जो है वो सार्वजनिक तालाब का पानी पी रहा है। किसने हमला किया? हिंदुओं ने। और वो मुसलमानों की बस्ती थी, मुसलमानों ने अपने घर में शरण दिया। बाबा साहब के साथियों, आपका दुश्मन कौन है? मुसलमान है। कितना मुसलमान आपके आरक्षण के खिलाफ आज तक खड़ा हुआ है? कितना मुसलमान खड़ा हुआ है आरक्षण के खिलाफ? कभी देखे हैं कोई का? भाई मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे है? अच्छा, कितना मुसलमान जो है आपसे छुआछूत करता है? एक छोटा जात है, इसमें छुआएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। फिर हमारा दुश्मन मुसलमान कैसे है? मुझे लगता है कि हम लोग यह बात समाज में पहुंचाने में कुछ हद तक सफल रहे और इस बात को आगे तक ले जाना है कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। और दिलचस्प बात देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमान और दलित मौसेरा भाई है, उर्दू में कहते हैं खलेरा भाई है। कैसे? दोनों हिंदुओं के सताए हुए। मेरा हक अधिकार कौन छीना? हमको घोड़ी पे चढ़ने से, मूछ रखने से कौन रोका? विश्वविद्यालय में हमारे साथ भेदभाव कौन किया? नौकरी में हमारे साथ भेदभाव कौन किया? जो लोग मुसलमानों को मारते हैं, जो लोग मुसलमानों के साथ नफरत करने कराने की बात करते हैं। मुसलमान हमारा, उसके साथ हमारा दर्द का रिश्ता है। हम दोनों ही सवर्ण हिंदुओं के सताए हुए। इसलिए जब कोई कहे कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, उसको समझाइए कि कैसे मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। याद करिए 2 अप्रैल का आंदोलन। 2 अप्रैल का जब आंदोलन चल रहा था, मैं खुद जहां प्रोटेस्ट कर रहा था, मुसलमान मेरे साथ जो है पेड़ पकड़ के सड़क जाम कर रहा था। जब हम SC/ST एक्ट बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो मुसलमान हमारा एक्ट बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे आरक्षण के खिलाफ नहीं है, भेदभाव नहीं कर रहा है, हमारा दुश्मन कैसे हो गया? हम लोग कहते हैं भागीदारी की बात। कितना सीट छेक लिया आपका? मुसलमान को सीट छेका है आपका? सीट पे OBC के बहुत साथी आए हुए हैं। वर्मा जी, एक भी सुप्रीम कोर्ट में आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया OBC नहीं बना। कौन हक मारा? हक कौन मारा? आज जो मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करने की बात होती है, तो उसके खिलाफ कौन है? मुसलमान है। तो RSS नकली दुश्मन खड़ा करता है। नकली दुश्मन समझते हैं ना? नकली दुश्मन मतलब है ही नहीं, इमेजिनेशन का दुश्मन, नकली दुश्मन वो है ही नहीं। आपको खड़ा किया जा रहा है, फोटो दिखाया जा रहा है। एक ब्लाइंड आदमी, उसको करा ये हाथी है, ये पकड़े, ये जो है सूढ़ है, अंधों का हाथी, इसको पका दिया, ये सूढ़ है, इसको पकड़ा सूढ़ है, तो ये पूंछ है। तो अंधों का हाथी की तरह हम लोगों के सामने जो है RSS नकली दुश्मन तैयार करता है, नकली दुश्मन खड़ा करता है, ताकि जो असली दुश्मन है उस पर से हमारा ध्यान भटक जाए। असली दुश्मन क्या है? जो बात रतन लाल जी कर रहे थे। असली दुश्मन है जो हमारा रिजर्वेशन खा रहा है। असली दुश्मन है जो सरकारी नौकरियों को खा रहा है। असली दुश्मन है जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। असली दुश्मन है जो रेलवे को आउटसोर्सिंग में बेच रहा है। असली दुश्मन है जो आज भी घोड़ी चढ़ने और मूछ रखने से जिसको दिक्कत है। असली दुश्मन है जो आज भी हमको विश्वविद्यालय में PhD नहीं करने दे रहा है। असली दुश्मन है जो आज भी OBC समाज का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनने दे रहा। असली दुश्मन है जो हमको वाइस चांसलर और प्रोफेसर बनने से रोक रहा है। असली दुश्मन है जो आज भी हमारे साथ जाति के नाम पर छोटा और बड़ा करता है, किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझता है। असली दुश्मन वो है। तो असली दुश्मन से ध्यान भटकाने के लिए हमारे सामने एक काल्पनिक दुश्मन तैयार करता है। यह काल्पनिक दुश्मन खड़ा किया जा रहा है कि नकली दुश्मन में लगे रहो, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, असली दुश्मन से ध्यान भटका लो। इस खेल को समझना होगा और इस खेल के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देखिए ना, अभी बोध गया में चल रहा है ना महाबोधि मंदिर की मुक्ति का लड़ाई। कौन आपके साथ खड़ा है? देखिए कौन खड़ा है? कोई होता है खड़ा? नहीं होता है खड़ा।
आपके खिलाफ कौन है? कोई मुसलमान है? कौन लगा हुआ है? हम तो बिहार के हैं। पहचानिए, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं पूरे देश भर से आए हुए हैं, कोई वो नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, सारे लीडर हैं। किसी को भी माइक दे दें तो 1 आध घंटा बोल सकते हैं। सारे लीडर हैं, देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। समझिए, जो मूल सवाल है उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मेरे मित्र हैं शंभू जी, नेशनल दस्तक के संपादक, आप लोग सब जानते ही हैं नहीं दिल्ली में, नहीं तो आते, बात हुई थी उनसे। शंभू जी कहते हैं कि ओम सुधा जी, मैं तो कहता हूं टीवी मत देखो। हम कहे क्या हो गया शंभू जी, टीवी काहे नहीं देखेंगे भाई? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख लाख रुपया टीवी अब हम लोग खरीदते हैं, काहे नहीं देखेंगे टीवी? ना टीवी मत देखिए डॉक्टर साहब, टीवी को टीबी हो गया है। अखबार मत पढ़िए, अखबार बीमार हो गया। ये जो 7-8 बजे टीवी हम लोग इतना बड़ा मुंह खोल के देखते हैं ना, हर बात झूठ है, हर बात, एक भी बात सही नहीं। अगर वो 7 बजे शाम को बोल देना कि 7 बजे शाम हुआ है, उसको भी झूठ मानिए, इतना झूठा है। और टीवी और मीडिया SC ST OBC के खिलाफ है, इस बात को समझिए। आप देखिए ना, अभी वोट चोरी का मसला चल रहा है, आप समझते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, फ्रीडम फाइटर हुए, सब उनके साथ कौन लड़ रहे थे? हमारे बाप दादा परदादा लड़ रहे थे। क्या लड़के हासिल किया? भगत सिंह ने अपने फांसी से हमको क्या दिया? वोट देने का अधिकार। यहां इस सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या सबको यकीन है कि आपका वोट सही जगह पे जा रहा है? किसी को यकीन है तो हाथ खड़ा करिए। आप समझिए कि जो हमारे बाप दादा ने अपने खून पसीने से हमको दिया, वो आज सेफ नहीं है, वो वोट की ताकत सेफ नहीं है। और नागरिक के तौर पर हमारे पास वोट के अलावा है क्या? पहले इन्होंने EVM से लूटा और अब सीधे वोट की चोरी कर रहे हैं। यह बड़ा सवाल है। और वोट का सवाल मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हम शासन सत्ता व्यवस्था में हम है नहीं, SC ST OBC के लोग नहीं हैं। हमारे लिए वोट ज्यादा महत्वपूर्ण है, वोट की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर यही देकर गए थे, वोट दो, और वही छीन लिया। और सबसे दिलचस्प यह है, EVM को लेकर अभी 4-5 दिन पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो है EVM गलत रिजल्ट देती है। आप छोड़िए डोनाल्ड ट्रंप को, हरियाणा में चुनाव हुआ, निशा जी हरियाणा से हैं, हमारी बड़ी बहन, हरियाणा में चुनाव हुआ, EVM से चुनाव हार गया, सुप्रीम कोर्ट में जीत गया। ऐसा हुआ? बड़ा अच्छा मशीन है भाई, कहीं जिता देते हो, कहीं हरा देते हो। नीरज भाई तो कमाल की मशीन बनाए हो। मैंने चुनाव हुआ, तुम गिने तो हम जीत गए, कोर्ट गिन गया तो हार गए। और दिलचस्प बात यह है, ये तर्क देते हैं कि हैक नहीं हो सकता है, जबकि जब चांद पे रोवर गया था उस समय जो है कहा गया रोवर खराब हो गया, हम लोग इसरो में रिपेयर कर रहे हैं जमीन पर। अच्छा, जमीन पर से चांद पे मशीन खराब हो गया, आप रिपेयर कर रहे हैं, EVM को हैक नहीं कर सकते। मतलब दुनिया भर का बेवकूफ हम ही लोग को समझ रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एक्स ट्विटर का मालिक एलोन मस्क, वो कहते हैं कि EVM विश्वसनीय नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ जो नाली के गैस से चाय बनाने वाली टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जो कहते हैं बादल रहने पर जो है रडार मिसाइल को नहीं पकड़ सकता, ये सब वाले वैज्ञानिक ये सब कहते हैं कि जो EVM हैक नहीं हो सकता। जो रफाल बना नहीं सकते हैं, रफाल में नींबू मिर्चाई, मतलब नींबू खाने वाला नींबू, यार हम आज तक नहीं समझ पाए कि खाने वाला नींबू को लटका क्यों देता है मिर्च को। हम तो जब स्टूडेंट थे, पटना में पढ़ते थे, नींबू चाय की आदत थी, तो सुबह सुबह लटका के जाता था, हम लोग समेट के लाते थे, उसी से नींबू चाय। ये बहुत किया है पटना में हम लोगों ने, एकदम ताजा नींबू लटका के दुकान पे गया और हम लोग समेट के लाते थे। समझ में नहीं आता है भाई, नींबू खाने वाला नींबू, सब्जी में देने वाला मिर्च लटका देते हो, खाने वाला चावल भात माथा में साट लेते हो, क्या है भाई? अभी देखिए ना, ये बाबाओं का क्या हाल है। निशा जी बाबाओं पर बोलेंगे, अभी तो निशा जी ने संचालन किया है
अभी उनका स्पीच होना बाकी है धुआंधार। आजकल निशा जी के स्पीच के बड़े चर्चे, हमको भाई बहुत फोन आता है कि निशा जी गजब बोल रही हैं आजकल, तो अभी निशा जी को भी हम लोग सुनेंगे। तो यह जो हमारी लड़ाई है इन चीजों के अलावा, मैं नींबू मिर्च की बात इसलिए मैं जगह पे ला रहा हूं, इसके अलावा हमारी लड़ाई अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ भी है। और ये वो लड़ाई है जिसकी शुरुआत यहां मंच से नहीं होती है, इसकी शुरुआत घर से होती है, खुद से होती है। अपने हाथ का धागा काटिए, घर में वो मूर्ति फूर्ति का सिस्टम खत्म करिए। आप देख लीजिए ना, 33 करोड़ देवी देवता था ना जी पहले से, एक चपरासी तक बना पाया। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, जिंदगी IAS IPS कलेक्टर, एक दूसरे का भैंस चराने वाला पोता जो है 7,000 का जूता पहन रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया। 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाया। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिसको स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, उन्होंने कर दिया। सबकी जिंदगी, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी एक आदमी ने। तो आपको भगवान भी अपना तय करना पड़ेगा, भगवान भी तय करना पड़ेगा, अपना सब कुछ आपको तय करना पड़ेगा, नफा नुकसान देख के। और अलग से कुछ रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सब रास्ता दिखा के गए, बुद्ध का रास्ता दिखा के गए, बस उसी रास्ते पे चलना है। बहुत मुश्किल नहीं है। जब मेरी शादी हुई, मैं अपनी शादी की बात करा रहा हूं, मेरी शादी में कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई पंडित नहीं था मेरी शादी में। मेरी शादी में एक आध 2-3 भंते जी थे, बाबा साहब और महामना बुद्ध की तस्वीर थी, और कोई फेरा नहीं लगा, कोई सिंदूर हमने नहीं दिया, कोई मंगलसूत्र नहीं पहनाया। मेरी शादी का 8 साल 9 साल होने जा रहा है, बड़ा शानदार चल रहा है। 2 बेटियां हैं मेरी, बिना पंडित के आशीर्वाद के। और हमारे बिहार में तो गोबर में घी डाला जाता है। आप लोग जानते हैं कि आपके यहाँ पता नहीं, अलग अलग कस्टम कल्चर है। बिहार में क्या है, गोबर में घी, मतलब वही घी जिसको दाल में डालते हैं, चपाती में लगाते हैं, वो घी गोबर में हमारे यहाँ डालते हैं शादी के दौरान। सोचिए किस लेवल। और ब्राह्मणों में ये सिस्टम नहीं है, हम लोगों से करवाते हैं। गोबर रख देते हैं। आपके यहाँ है ऐसा नीरज जी? नहीं, हमारे बिहार में, बिहार वाले राम कुमार जी, हाँ, गोबर में है ना, गोबर में। अरे यार क्या तर्क है, इन मूर्खताओं से भी बचना है हम लोगों को। ये सब कस्टम छोड़ना पड़ेगा, अलग से कुछ मत करिए। बाबा साहब सब रास्ता दिखा के गए हैं, ये सब सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा नहीं भैया, हम हिंदू नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं हम हिंदू है नहीं, हम क्यों कस्टम फॉलो करेंगे? आप बताइए, हम हिंदू हैं, हम दुसाध हैं, हम चमार हैं, हम मेहतर हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम भंगी हैं, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हिंदू है, करा लेगा शादी? होगा? जब ब्राह्मण और चमार का शादी नहीं हो सकता है तो दोनों हिंदू कैसे हुआ? इसका मतलब है तुम ब्राह्मण हो, हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, हम मेहतर हैं, हम भंगी हैं, हिंदू कहां से हो गए? जिस दिन शादी हो जाएगी, जनरलाइज हो जाएगा, उस दिन मान लेंगे कि हम भी हिंदू हैं। हिंदू में तो शादी होती है ना, होनी चाहिए। जैसे जात जात में, चमार में होती है, ब्राह्मण में होती है, हिंदू में काहे नहीं होता है? मोहन भागवत जी और RSS बीजेपी जो हम सबको हिंदू बनाने पर उतारू है, उसको चाहिए कि इस तरह का कार्यक्रम चलाए कि हिंदू में शादी हो। अच्छा, अगर हम भी हिंदू हैं तो फिर दूसरा हिंदू हमको घोड़ी चढ़ने काहे मारता है? अगर हम भी हिंदू हैं, दूसरा हिंदू हमको मूंछ रखने क्यों मारता है? अगर हम भी हिंदू हैं तो हमारे आरक्षण से दूसरे हिंदू को काहे दिक्कत है? इसका मतलब है दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और हम हिंदू नहीं हैं, यह डंके की चोट पर कहा जाना चाहिए।